मासूम मोहब्बत पार्ट 11। फ्लैशबैक 4 साल पहले वाइल्ड डांस क्लब। रात 10 बजे क्लब में पार्टी चल रही थी जहां एक 18-19 साल की लड़की का बर्थडे था और वो अपने दोस्तों के साथ इस क्लब में आई हुई थी। उसे डर भी लग रहा था। वो अपने बगल में खड़ी लड़की से बोली, प्रिया देखना यार, यहाँ कितने सारे लोग हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ चलना यहाँ से, हम कहीं और चलते हैं। वो लड़की जिसका नाम प्रिया था उसकी बात सुन गुस्से से बोली, कमान यार आरू, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, और तूने खुद कहा था कि हम तुझे यहाँ चलने को बोलेंगे, तू वहाँ आएगी। तभी दूसरी लड़की भी बोली, हाँ आरू, आज तेरा बर्थडे है, इसीलिए आज के दिन तो चलकर यार, तुम कब तक ऐसे सीधी बनकर घूमती रहोगी, वैसे भी अब तुम 18 की हो गई हो। टिया यार, मैं घर में किसी को बता के भी नहीं आई हूँ, और अगर मेरे भाइयों को पता चला कि मैं रात को पार्टी करने किसी क्लब में आई थी तो वो मुझे मार डालेंगे। वो लड़की जिसका नाम लिया था वो आरू को देख बोली, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्लब आए हुए थे, तुम चिंता मत करो, अब चलो भी। इतना बोल प्रिया आरू को अंदर की तरफ ले जाती है। आरोही प्रिया जब अंदर पहुंचते हैं तो देखती है वहाँ पहले से पार्टी चल रही थी। प्रिया आरोही को एक साइड ले जाती है और जहाँ पर सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए, प्रिया आरू को लेके एक चेयर में बैठा देती है और खुद भी बैठ जाती है। प्रिया आरू को देखी बोले, यार आरू, तू इतना डर क्यों रही है, हम लोग हैं ना तेरे साथ। आरू सिर्फ हमें अपना सिर हिला देती है और चारों तरफ देखने लगती है। टिया सबके लिए कुछ ड्रिंक्स मंगवाती है, कुछ ही देर में उनके ड्रिंक्स आ जाते हैं। आरू ड्रिंक्स को देखती है और टिया को देख के बोली, ये क्या है, कहीं अल्कोहल तो नहीं है ना। टिया जल्दी से नामे अपना सिर हिला देती है, नहीं बेब्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स है, मुझे पता है तुम अल्कोहल नहीं लेती हो, डोंट वरी। उसकी बात सुन आरू उसे पीने लगती है। कुछ देर बाद प्रिया आरू से बोली, चलना बेब्स, डांस करने चलते हैं, मजा आएगा। आरू उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिर नामे हिला के बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। उसकी बात सुन प्रिया अपना मुंह बना लेती है और उसे देख बोली, तुम सच में बोरिंग हो, आज तुम्हारा बर्थडे है फिर भी तुम एंजॉय भी नहीं कर रही हो यार। आरू, तुम कब तक ऐसे रहोगी। आरू कुछ नहीं कहती, बस सामने डांस फ्लोर में देखती है जहाँ बहुत सारे लड़की लड़के आपस में चिपक चिपक के डांस कर रहे थे, जिसे वो देख घबरा जाती है। प्रिया आरू को घूरती है, फिर टिया से बोली, चल टिया, हम चलते हैं, ये तो ऐसे ही एक जगह में बैठने के लिए यहाँ आई है, लेकिन हम तो एंजॉय करने आए हैं ना, तो हम क्यों इसकी तरह बोरिंग बने। प्रिया की बात सुन टिया जल्दी से प्रिया के साथ डांस फ्लोर की तरफ चली जाती है। उनको जाता देख अब आरोही घबराने लगती है, अकेली वहाँ बैठी थी। उसने अपनी आँखें घुमाई, उसने अपनी नज़रें इधर-उधर घुमाई तो सब लोग उसे ही घूर-घूर के देख रहे थे। आरू अब डरने लगती है। उसके बगल वाली सीट में 2 लड़के बैठे हुए थे जो उसे तब से घूरे जा रहे थे। जब से आरू यहाँ आई थी उनको देख साफ पता चल रहा था उन्होंने ज़्यादा पी रखी थी। आरू उनकी नज़रें खुद पर देख डरने लगती है। वो जल्दी से अपनी चेयर से उठ जाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। वो लड़के उसे वॉशरूम की तरफ जाते देख वो भी उसके पीछे आ जाते हैं। आरो वॉशरूम में जाती है, वो दोनों लड़के इधर-उधर देखते हुए वो भी वॉशरूम की तरफ आ जाते हैं। आरो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आ रही होती है कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। आरो किसी के पकड़ने से डर जाती है, वो सामने देखती है तो उसे सामने एक हैंडसम लड़का दिखता है। आरोही उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। लेकिन वो लड़का आरोही को घूरे जा रहा था, उसकी आँखों में इस वक़्त गुस्सा साफ दिख रहा था। वो आरोही को कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल पास खींचते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम आई किसके साथ हो यहाँ? आरोही उसकी बात सुन डर जाती है, वो उसे देखे जा रही थी। ये लड़का कोई और नहीं अभी था जो किसी से मिलने यहाँ आया हुआ था। आरोही उसकी बात सुन डरते हुए बोली, वो मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी। किसको पूछ के आई तुम यहाँ? अभी ने अब दाँत पीसते हुए बोला, आरोही अभी से कभी मिले नहीं थे, इसीलिए वो उससे डर रही थी क्योंकि अभी मोक्ष के घर बहुत कम आया करता था। वो ज़्यादातर मोक्ष को ऑफ़िस में मिलता था या उसके फार्म हाउस में। आरोही डरते हुए बोली कि किसी से नहीं। उसकी बात सुन अभी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई? आरोही कुछ नहीं बोलती। उसको अभी के पकड़ने से अपने गालों में तेज़ दर्द हो रहा था, उसकी आँखों में आँसू बहने लगते हैं। लेकिन अभी को उसका चुप रहना उसके गुस्से को और बढ़ा रहा था। वो उसके जबड़े को और कस के पकड़ते हुए गुस्से में बोला, आंसर मी, व्हाई डिड यू कम हियर? आरोही उसके चिल्लाने से डर जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसके आंसू की कुछ बूंदें अभी के हाथों पर भी गिरती है, जिसे महसूस कर अभी अपने हाथ को देखता है। वह जैसे ही आरोही की आंखों में आंसू देखता है तो उसके हाथ की पकड़ आरोही के जबड़े में ढीली हो जाती है। वो आरोही के जबड़े को छोड़ देता है, फिर खुद के गुस्से को शांत कर उसे देख प्यार से पूछता है, बच्चा मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? आरोही अपनी नम आँखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो आज मेरा बर्थडे था, तो मेरी दोस्त ने कहा उन्हें पार्टी चाहिए, मैंने भी हाँ बोल दिया, पर मुझे नहीं पता था वो मुझे यहाँ ले आएँगी। मैंने उनसे मना भी किया था कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, पर वो नहीं मानी और मुझे भी उनके साथ आना पड़ा। अभी उसकी पूरी बात सुन उसे देखते हुए बोला, पर सोना तुम्हें पता है, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आरोही उसकी तरफ मासूमियत से देखने लगती है और कहती है, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी दोस्त डांस कर रही है, जब वो आ जाएँगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अभी उसकी बात सुन के बोला, नहीं तुम मेरे साथ जाओगी, तुम्हारी दोस्तों को मेरे और घर छोड़ देंगे, ओके? आरोही उसकी बात सुन उसे देखने लगती है। फिर उसे देख के बोली, लेकिन मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? मैं आपको जानती नहीं हूँ
और बड़ी माँ कहती है जिसे हम नहीं जानते उसके साथ कभी नहीं जाना चाहिए। उसकी बात सुन अभी की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरते हुए बोला, मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारे बड़े भाई का दोस्त हूँ, इसीलिए अब चुपचाप मेरे साथ घर चलो। आरोही उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिलाती है। अभी आरोही को जैसे ही अपने साथ ले जाने लगता है तो कोई पीछे से उसे आवाज़ लगाता है, मिस्टर राठौड़। आरोही अभी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और बेड से उठकर सामने देखने लगती है। वो जैसे ही सामने देखती है तो उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, आप आरोही सामने देख रही थी। उसके रूम में कोई और नहीं मान आया हुआ था। वो जैसे ही आरोही की रोने की आवाज़ सुनता है तो अपनी जगह में खड़ा हो जाता है। उसे आरोही के आंसू अपने अंदर दर्द दे रहे थे। वो जैसे ही आरोही के पास जाने को होता है उसका हाथ वहीं पर रखे फ्लावर वास पर लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर के टूट जाता है। इसी की आवाज़ से आरोही का ध्यान टूटता है और वो सामने देखने लगती है। अभी आरोही के पास आते हुए बोला, हाँ वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारा डोर ओपन दिखा तो बस तुमसे मिलने के लिए आ गया। अभी आरोही की आंखों में आंसू देख के बोला, तुम रो रही थी? आरोही अपने आंसू पोंछ के बोली, नहीं तो मैं नहीं रो रही। अबीर आरोही के पास आकर उसके बेड में बैठ जाता है और फिर उसे देखने लगता है। वो आरोही को एक टक देखने लगता है। आरोही जब अभी को अपने इतने पास देखती है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो जब भी मान के पास होती थी तो उसे हमेशा एक जाना पहचाना एहसास क्यों होता है और दिल की धड़कनें भी बढ़ने क्यों लगती है। अभी आरोही को सोच में गुम देखते हुए बोला, बहुत प्यार करती हो उससे ना? आरोही उसकी बात सुन अभी को देखने लगती है, लेकिन फिर वो उससे अपनी नज़रें हटाते हुए बोले, हाँ पर वो नहीं करते थे और अब मैं भी उन्हें भूल कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। नहीं करूँगी अब उनसे प्यार। ये कहते हुए आरोही की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। लेकिन आरोही की बात सुन अभी की हाथों की मुठ्ठियाँ कस गई। वो अपनी लाल आंखों से आरोही को घूरने लगता है। अभी आरोही को कमर से पकड़ के झटके से उसे अपने पास खींचता है और उसे एकदम से अपनी गोद में बिठा लेता है। आरोही तो उसके ऐसे खींचने से डर जाती है और उसके कॉलर को टाइट पकड़कर उसके कमर के इर्द गिर्द अपने पैर लपेट लेती है। उसने तो डर से अपनी आंखें कस के बंद कर दी थी। अभी आरोही के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। पता नहीं आज कितने सालों बाद उसने आरोही को अपने इतने पास देखा था। वो तो बस उसके मासूम चेहरे को ही देख रहा था। आरोही को जब कुछ महसूस नहीं हुआ तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अभी को देखने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वही हाल इस वक्त अभी के दिल का भी था। आज पूरे 4 साल बाद वो आरोही को अपने इतने पास देख रहा था। उसके दिल को आज एक सुकून मिल रहा था। वो अभी आरोही को प्यार से देख ही रहा था कि उसे आरोही की कही बात याद आती है। तो वो आरोही को देख गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? तुम आगे बढ़ना चाहती हो, मुझे भूल जाना चाहती हो? तुम्हारी ये सोचने की हिम्मत भी कैसी हुई? आरोही उसको इतने गुस्से में देख डर जाती है, लेकिन फिर वो जब उसकी बात सुनती है तो उसे अजीब नज़रों से देखने लगती है। फिर वो भी उसे गुस्से में देख के बोली, मैं आपको क्यों भूलूंगी? मैं तो उन्हें भूलने की बात कर रही हूँ। वो मुझसे प्यार नहीं करते थे तो अब मैं क्यों उनसे प्यार करके अपनी लाइफ ख़राब करूँ? और आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? छोड़िए मुझे। और आप है कौन? मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं हूँ। अभी उसकी बात सुन दाँत पीसते बोला, तुम सच में मुझे नहीं जानती हो? आरोही उसकी बात सुन अपना सर ना में हिला देती है। हालाँकि उसे अभी का टच जाना-पहचाना लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा चेंज था, जिससे वो उसे नहीं पहचान पाती। वो उससे खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैंने कहा ना मैं आपको नहीं जानती। मुझे बस ये पता है कि आप भाई के दोस्त हैं और मैं कुछ नहीं जानती। अब मुझे छोड़िए नहीं तो मैं भाई से आपकी शिकायत करूँगी। अभी उसकी बात सुन टेढ़ा मुस्कुराता है। वो आरोही की कमर में अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने और पास खींचते हुए बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसे क्या कहती हो। फिर वो आरोही को अपने और करीब करते हुए बोला, क्या बोला तुमने? कि तुम मुझे नहीं जानती, मेरे एहसासों को भी नहीं जानती हो? तो मैं आज तुम्हें अच्छे से याद दिला देता हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना बोल वो आरोही को अपने और पास खींचता है। आरोही तो उसकी बात सुन घबरा जाती है, लेकिन उसे उसका टच गंदा नहीं लग रहा था। उसकी करीबी उसे अपने दिल में हलचल मचा रही थी। उसके पेट में तितलियाँ उड़ रही थी। वो तो उसकी करीबी से शहर रही थी। उसे उसके पास होने से एहसास तो होता था कि जैसे वो उसे जानती हो, लेकिन अनजान चेहरा होने से उसका दिल मायूस हो जाता था, क्योंकि उसे उसका टच जिसका लगता था वो उसके पास ही नहीं था। ये आरोही को लगता था, पर बेचारी जानती नहीं थी। वो जिसके बारे में दिन रात सोचती रहती है, जिससे टूट कर प्यार करती है, वो उसी के पास है। वो अभी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि उसे अपने मुलायम होठों में किसी के सख्त होठों का एहसास होता है, जिसे देख वो अपनी आंखें बड़ी कर अभी के चेहरे को देखने लगती है। अभी जैसे ही आरोही के होठों पर अपने होठ रखता है तो उसको एक सुकून मिलता है। पिछले 4 सालों से वो जिस सुकून को तरसता था
आज उसे वो मल रहा था। अभी बहुत ही प्यार से आरोही के होठों पर किस करने लगता है। आरोही की तो आँखें बाहर आने को थी, लेकिन जब अभी उसके होठों को चूमने लगता है, तो आरोही की आँखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो अभी के एहसासों में खोने लगी और उसका साथ देने लगी। अभी कुछ ऐसे ही एहसास होता है कि आरोही भी उसे रिस्पॉन्स दे रही है, तो वो जब तक प्यार से किस कर रहा था, अब वो उसे पेशेंट होकर किस करने लगता है। आरोही भी उसका लगातार साथ दे रही थी। अभी अपने टंग को आरोही की टंग के साथ उलझा देता है और उसे फ्रेंच किस करने लगता है। अभी आरोही को किस करने में खोया हुआ ही था कि उसे एहसास होता है कि आरोही सांस नहीं ले पा रही है, तो उसके होठों को आज़ाद कर देता है। आरोही को छोड़ते ही लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अभी उसके ऐसे सांस लेता देख उसे अपने सीने से लगा लेता है और फिर उसकी पीठ पर सहलाने लगता है। इधर दूसरी तरफ रात के 1 बजे गीता अपने कमरे में सो रही थी। कोई उसके रूम का दरवाज़ा खोलता है और उसकी नज़र बेड में सो रही गीता पर पड़ती है। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था, बस उसकी काली आँखें ही दिख रही थी, जिसमें कोई भी भाव नहीं दिख रहे थे। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और नाश्ता कर रहे थे। तभी निहारिका जी मोक्ष को देख के बोली, "मोक्ष, कल विराट आ रहा है।" मोक्ष जो नाश्ता कर रहा था, उसने जैसे ही निहारिका जी की बात सुनी, उसके खाते हुए हाथ रुक जाते हैं और वो निहारिका जी को देखने लगता है। निहारिका जी उसे देख के आगे बोली, "वो कल भाई साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि कल विराट आ रहा है और वो कुछ दिन यहाँ रहेगा।" निहारिका जी की बात सुन केविन एक नज़र मोक्ष को देखता है, जो चुप था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। मोक्ष सुहानी को देख के बोला, "रैबिट, तुम आज कॉलेज आर्यन के साथ चली जाना। मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है।" सुहानी उसकी बात सुन बस हाँ में सिर हिला देती है। मोक्ष फिर गीता को देख के बोला, "इसे नाश्ता खिला दो।" इतना बोल मोक्ष ऑफिस चला जाता है। केविन उसे जाता देख वो अपनी चेयर से उठ उसके पीछे आ जाता है। इधर आर्यन, आरोही, गीता और सुहानी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। करीब 30 मिनट बाद मोक्ष की कार उसकी कंपनी के बाहर आकर रुकती है। मोक्ष अपनी कार से बाहर आता है और अपने ग्लास लगाते हुए बड़े एटीट्यूड से अंदर आता है, तो सभी एम्प्लॉयज़ अपना सिर झुका के उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेकिन वो बिना किसी को जवाब दिए सीधा लिफ्ट में आ जाता है और अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। मोक्ष अपने केबिन में अपनी किंग साइज चेयर में बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसके केबिन का डोर खुलता है और केबिन अभी अंदर आते हैं और उसके सामने वाली चेयर में आकर बैठ जाते हैं। मोक्ष अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। अभी उसको चुप देख के बोला, "तुम इतने शांत क्यों हो?" मोक्ष अभी की बात सुन अपने दाँत पीसते बोला, "तो क्या करूँ? तुम्हारे सामने नाचूँ?" केविन मोक्ष की बात सुन हँसने लगता है। अभी उसे हँसता देख अपने दाँत पीसते बोला, "हँसना बंद करो, भूलो मत वो आ रहा है और तुम्हें पता है अगर वो खुराना मेंशन में रहेगा तो तुम्हारी बंदी, इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा।" केविन उसकी बात सुन अपने हाथों की मुठियाँ कस देता है और अभी को देख के बोला, "अगर उसने उसके पास आने की भी कोशिश की तो मैं उसे सीधे ऊपर पहुँचा दूँगा।" मोक्ष उनकी तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, "कोई कुछ नहीं करेगा, जैसे चल रहा है चलने दो।" केविन उसकी बात सुन उसे देखने लगता है, तो मोक्ष उसे देख के बोला, "वो कुछ भी करे तो तुम कुछ नहीं करोगी, ये मेरा ऑर्डर है।" केविन अपनी मुठियाँ कस देता है। अबीर उसकी बात सुन थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, "मोक्ष, गुड़िया का क्या? उसके बारे में अगर उसको पता चला तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो कभी उसके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। अगर उसने करना भी चाहा तो उसे वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हम उसे दिखाएंगे।" मोक्ष ने लैपटॉप बंद करते हुए बोला। उसकी बात सुन अभी हाँ में सिर हिला देता है। मोक्ष की नज़र अब केविन में पड़ती है, जो किसी सोच में गुम था। मोक्ष उसे देख के बोला, "ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे ये फेस करना ही होगा।" केविन जो अपनी सोच में था, मोक्ष की बात सुन उसकी तरफ देखता है। "मुझे डर इस बात का है, अगर वो उसे देख पैनिक करने लगी तो?" केविन मोक्ष के देख के बोला, "लेकिन फिर भी उसे उसका सामना तो करना ही होगा, ये उसके लिए भी ठीक होगा, तभी तो वो अपने अतीत से निकल पाएगी।" मोक्ष ने केविन को देख बिना भाव के कहा। अभी केविन के कंधे में हाथ रख बोला, "डोंट वरी, वो बहुत स्ट्रांग है। जब वो इतना कुछ फेस कर सकती है तो इससे भी ज़रूर निकल पाएगी। तुम चिंता मत करो।" केविन उसकी बात सुन बस हाँ में सिर हिला देता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। इधर आर्यन, गीता, आरोही, सुहानी कॉलेज पहुंच चुके थे और वो अपनी अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगते हैं। आर्यन सुहानी को देख के बोला, "बन्नी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ओके?" सुहानी अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर सुहानी और गीता क्लास के अंदर आ जाते हैं। आरोही और आर्यन भी अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। कॉलेज में किसी को पता नहीं था कि सुहानी की शादी हो गई है, क्योंकि सुहानी औरों की तरह ही कॉलेज जाती थी। मोक्ष ने भी सुहानी को मना किया था वो किसी को ना बताए कि वो मोक्ष की वाइफ है। हाँ, उसके गले में सिर्फ मोक्ष के नाम का मंगलसूत्र था, जो मोक्ष ने ही उसे पहनाया था, जो किसी भी एंगल से मंगलसूत्र नहीं लगता है। वो एक पैंडेंट की तरह दिखता था, जिसमें एम लिखा हुआ था, जिसे कोई ध्यान से देखता तब पढ़ पाता, क्योंकि वो यूनिक तरीके से लिखा हुआ था। ऐसे ही एक वक्त बीतता है और करीब 45 मिनट बाद बेल बजती है, तो सुहानी की क्लास ओवर होती है। सुहानी, गीता जल्दी से क्लास से बाहर आते हैं। वो कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि आर्यन और आरोही उन्हें हमेशा वहीं मिलते थे। गीता और सुहानी जा ही रहे थे कि सुहानी का ध्यान आगे की तरफ नहीं था। वो गीता से बात करते हुए जा रही थी
कि अचानक वो किसी से टकरा जाती है और वो एकदम पीछे की तरफ गिरने लगती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। सुहानी ने डर से अपनी आंखें बंद कर दी थी। वो लड़का सुहानी को बस एकटक देखे जा रहा था। उसकी नज़र सुहानी के खूबसूरत चेहरे पर टिक सी गई थी। वो बस उसका चेहरा देखे जा रहा था। जब उसे दर्द का एहसास नहीं होता तो उसने झट से अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो उसका हाथ एक हैंडसम लड़के ने पकड़ा हुआ था। गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, छिपैक्स एब्स, हल्की हल्की बियर्ड। उसकी उम्र लगभग 26-27 के आसपास ही रही होगी। खड़ा होकर बोली, थैंक्स। सुहानी के हाथ छुड़ाने वो लड़का होश में आता है और सुहानी को देखने लगता है। सुहानी उसे खुद को ऐसे घूरता देख अजीब लगता है। वो गीता का हाथ पकड़ वहां से जाने लगती है कि वो लड़का उसे रोकते बोला, हेलो मिस ब्यूटी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सुहानी उसकी बात सुन उसकी तरफ देखती है, फिर उसे घूरते बोले, क्यों बताओ, मैं आपको नहीं जानती। आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए मैंने थैंक यू बोल दिया, हिसाब बराबर। वो लड़का सुहानी के पास आकर बोला, मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगी, इसीलिए पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नहीं बताना? इट्स ओके, मैं खुद पता लगा लूँगा। सुहानी उसे कुछ कहती उससे पहले वहाँ एक लड़का आता है जिसकी उम्र उसी लड़के जितनी होगी। वो उस लड़की के पास आकर बोला, बॉस चले, लेट हो रहे हैं। वो लड़का उसकी बात सुन हमें अपना सिर हिला देता है और एक नज़र सुहानी को देख वहाँ से जाने लगता है। वो पीछे पलटा ही था कि तभी आरोही सुहानी के पास आकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। चलो अब। सुहानी आरोही की बात सुन जल्दी से उसके साथ चली जाती है। वो लड़का सुहानी के जाने के बाद पीछे की तरफ देखता है जहाँ से अब सुहानी जा चुकी थी। वो लड़का अपने बगल में खड़े लड़के को देखते बोला, सनी, मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये कौन है, इसका नाम, पता, सब कुछ मुझे चाहिए। उस लड़की की बात सुन सनी तो चौंक जाता है क्योंकि आज तक उसके बॉस ने ना तो किसी भी लड़की के बारे में पता लगाने को बोला था और आज पहली बार वो किसी के बारे में पता करने को बोल रहे हैं। सनी अपने ख्यालों में गुम था कि वो लड़का अपनी सर्द आवाज़ में बोला, मुझे शाम तक मेरे डेस्क पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सनी उसकी बात सुन जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला देता है। वो लड़का वहाँ से सीधा प्रिंसिपल के कैबिन की तरफ आ जाता है। ऐसे ही करके अब पूरा दिन निकल जाता है और शाम से रात हो जाती है। सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में आ चुकी थी। सुहानी, आरोही, आर्यन और गीता एक साथ बैठे कुछ बात कर रहे थे। उनको देख तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ज़रूरी डिस्कस कर रहे हो। आर्यन सुहानी को देख के बोला, बनी, तुम समझ गई तुम्हें क्या करना है? सुहानी जल्दी से हमें अपना सिर हिला देती है। गीता भी सुहानी को देख के बोली, देखो सुहानी, अब तुम सर की वाइफ हो तो तुम्हारा उन पर पूरा हक बनता है, तो तुम सर से पूरे हक से ये बात बोल सकती हो। हम बोलेंगे तो वो हम पर गुस्सा करेंगे, तुम बोलोगी तो वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। सुहानी उनकी बात सुन अपनी चमकती हुई आंखों से बोली, मैं करूँगी, मैं उनकी वाइफ हूँ, वो मेरे हबी है तो मैं ज़रूर करूँगी। इतना बोल सुहानी जल्दी से आरोही के कमरे से निकल कर अपने कमरे की तरफ बैठ जाती है। सुहानी के जाने के बाद आरोही आर्यन को देखे बोली, तुमने उसी के बोल तो दिया, लेकिन अगर भाई को पता चला इस सब के पीछे हमारा हाथ है तो भाई हम सबको छोड़ेंगे नहीं। आरोही की बात सुनकर आर्यन बोला, भाई को कुछ पता नहीं चलेगा, टेंशन मत लो। आरोही उसकी बात सुन बस हाँ में अपना सिर हिला देती है, पर उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। मुख सुहानी का रूम। सुहानी जल्दी से रूम में आती है और पहले इधर उधर देखती है। उसे रूम में कोई नहीं दिखता। वो बाहर की तरफ जाने लगती है कि तभी वॉशरूम का रूम खुलता है और मोक्ष एक टॉवल लपेटे हुए वॉशरूम से बाहर आता है। सुहानी जैसे ही डोर ओपन की आवाज़ सुनती है तो वॉशरूम की तरफ देखती है। उसकी नज़र वहीं अटक जाती है क्योंकि मोक्ष ने अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना था, एक टॉवल लपेटा हुआ था। सुहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मोक्ष को घूरे जा रही थी। मोक्ष जब रूम में आता है तो उसकी नज़र सुहानी पर जाती है। उसे खुद को ऐसे घूरता देख डबल स्माइल करता है और अपने कदम सुहानी की तरफ बढ़ा देता है। मोक्ष सुहानी के बिल्कुल पास आकर बोला, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? सुहानी उसकी बात सुन अपने होश में आती है और मोक्ष की तरफ देख के अपनी चमकती आंखों से उसकी पूरी बॉडी को देखने लगती है। मोक्ष उसको ऐसे देख पीछे होने लगता है। सुहानी उसकी तरफ कदम बढ़ाते बोले, हब्बी आप कितने हॉट है। मोक्ष सुहानी की बेशर्मी वाली बातें सुन अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, तुम मेरे पास क्यों आ रही हो और मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुहानी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते बोली, हब्बी आप ऐसे पीछे क्यों जा रहे हैं? मोक्ष नहीं में अपना सिर हिला के बोला, नहीं, तुम मेरे पास मत आओ, मुझे तुम आज कुछ अजीब क्यों लग रही हो? सुहानी उसकी बात सुन बोली, क्या हब्बी, मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, मैं तो आपके पास नहीं आऊँगी तो कौन आएगा? इतना बोलो मोक्ष के और पास आ जाती है। मोक्ष अब पीछे जाते जाते दीवार से लग जाता है और वो अपनी जगह में खड़ा हो सुहानी को देखने लगता है जो अब उसके बिल्कुल पास आ गई थी। मोक्ष अपना सर नीचे करके सुहानी को देखने लगता है क्योंकि सुहानी की हाइट मोक्ष से काफ़ी छोटी थी। सुहानी मोक्ष के पास आ जाती है और एक टक उसकी आंखों में देख के बोली, हब्बी आप मुझसे दूर दूर क्यों जा रहे हो? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मोक्ष तो सुहानी को अपने इतने पास देख घबराने लगता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आज पहली बार रहा होगा कि मोक्ष की धड़कन इतनी तेज चल रही थी। मोक्ष अपना थूक निकलते बोला, नहीं, किसने कहा मैं तुमसे दूर दूर कहाँ जा रहा हूँ? मोक्ष ने सुहानी को देख हकलाते हुए कहा। सुहानी मोक्ष के सीने में अपना एक हाथ रखकर बोली, हबी आपकी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला?
मोक्ष सुहानी की बात सुन उसका हाथ जल्दी से अपने सीने से हटा के बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैंने अभी अभी सावर लिया था ना, इसीलिए मेरी धड़कन तेज हो गई थी। सुहानी उसकी बात सुन मासूमियत से बोली, लेकिन अभी आप तो अकेले नहा रहे थे, तो आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों चल रही है? मेरी तो तब चलती है जब आप मुझे नहलाते हैं। उसकी बात सुन मोक्ष की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता सुहानी को आज हुआ क्या है जो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सुहानी मोक्ष के करीब आकर बोली, चलो ना हबी, आप मुझे भी नहला दो, तब मेरी भी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। मोक्ष उसकी बात सुन घूर कर उसे देखने लगता है। उसे देख के बोला, खुद नहा लो और अब हटो मेरे सामने से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। सुहानी उसकी बात सुन बोली, नहीं अभी आपसे पहले एक चीज़ चाहिए। मोक्ष उसकी बात सुन अपनी एक आईब्रो उठाकर देखता है। उसे घूरते बोला, कौन सी चीज़? सुहानी उसे देख के बोली, अभी हमारी शादी को 1 महीना हो गया, मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मुझे गिफ्ट चाहिए। मोक्ष उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हारा बर्थडे में अभी 1 महीना है और तुम्हें गिफ्ट अभी क्यों चाहिए? क्योंकि अभी अगर हम अभी करेंगे तो मेरे बर्थडे तक हमें गिफ्ट मिलेगा ना। मोक्ष उसकी बात सुन उसे अजीब नज़रों से देखने लगता है। वो उसे देख के बोला, मतलब ऐसा कौन सा गिफ्ट है जिसे हम अभी करेंगे तो वो 1 महीने तक चलेगा? सुहानी उसकी बात सुन अपनी आंखें चमका देती है। वो मोक्ष के पास आ उसके सीने में अपनी एक उंगली गोल गोल चलाते हुए बोली, वो हब्बी मुझे ना वे रैबिट। वो आगे कह पाती कि मोक्ष ने सुहानी के हाथ अपने सीने से हटा के चिल्ला के बोला। उसके इतने तेज चिल्लाने से सुहानी डर जाती है और वो जल्दी से मोक्ष से 2 कदम पीछे हो जाती है। मोक्ष सुहानी को अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। मोक्ष को तो पहले सुहानी की बात समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ में आई तो उसे गुस्सा आ गया और वो सुहानी पर चिल्ला जाता है। सुहानी की आंखों में आंसू बहने लगे थे। मोक्ष ने जब सुहानी को रोता देखा तो उसने कस के अपनी आंखें बंद कर दी। फिर थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोल सुहानी को अपने पास खींच उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, सॉरी रैबिट, मुझे तुम पर ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए था। सुहानी उसके सीने से लग और जोर जोर से रोने लगती है। मोक्ष उसे और रोता देख उसके सिर को सहलाते बोला, आई एम सॉरी बच्चा, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। सुहानी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। मोक्ष उसे चुप कराने पर लगा रहता है। कुछ देर बाद सुहानी सिसकने लगती है। वो मोक्ष से सिसकते हुए बोली, आप मुझे प्यार नहीं करते, मुझे पता है, आप तभी मुझसे दूर जाते हैं। उस दिन भी आप नशे में गलती से मेरे करीब आ गए थे। मुझे पता है, आपने मुझे बचाने के लिए मुझसे शादी की थी। मैं आपकी सिर्फ जिम्मेदारी हूँ, है ना? सुहानी की बात सुन मोक्ष की आंखें लाल हो गई थी। वो सुहानी को एकदम पलट के दीवार से लगा देता है और खुद उसके सामने खड़े होकर उसे घूरने लगता है। मोक्ष सुहानी को अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, रैबिट, आज तो तुमने ये बात कह दी, दोबारा कभी ये बात अपनी जुबान में मत लाना कि तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो। मेरी लाइफ में आने वाली पहली लड़की तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी, समझी? सुहानी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा जुनून भी हो, मेरी तड़प, मेरा सुकून, सब तुम हो। मोक्ष सुहानी को अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। सुहानी मोक्ष को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष आगे बढ़ सुहानी के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे रूडली किस करने लगता है। मोक्ष इस बार सुहानी को प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से किस कर रहा था और किस के साथ उसके होठों को बाइट भी कर रहा था। उसके कानों में बस सुहानी के कहे गए शब्द गूंज रहे थे, जिसके चलते वो सुहानी को हॉट किए जा रहा था। सुहानी को उसके इस तरह किस करने से अपने होठों में बहुत दर्द हो रहा था। वो मोक्ष को खुद से दूर करने के लिए उसके कंधे पर जोर जोर से मारने लगती है, पर अफसोस उसका कोई फायदा नहीं होता। मोक्ष पर उसकी मार का कोई असर नहीं होता। सुहानी की आंखों से अब दर्द से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आता मोक्ष आज उसे ऐसे क्यों किस कर रहा है। मोक्ष उसे हमेशा प्यार से किस किया करता था, लेकिन आज उसकी किस पहले की तरह बिल्कुल नहीं थी। सुहानी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोचने लगती है, फिर अचानक उसके दिमाग में क्या आया कि वो मोक्ष के होठों को प्यार से किस करने लगती है। मोक्ष जो गुस्से में सुहानी के होठों को काटे जा रहा था, सुहानी की अचानक किस बैक करने से वो सुहानी के होठों को किस करना छोड़ देता है, पर उसने अपने होठों को सुहानी के होठों से नहीं हटाए थे। सुहानी अपनी आंखें बंद करके बड़े प्यार से उसके होठों को किस कर रही थी। उसे किस करना आता तो नहीं था, फिर भी वो कोशिश कर रही थी। इसीलिए उसकी किस को किस तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो तो उसके होठों को बस चूस रही थी, जैसे उसके होठ उसकी कोई प्यारी सी कैंडी है और वो उसे चूसे जा रही हो। कुछ पल उसके किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन फिर वो अपना एक हाथ उसके गर्दन के पीछे और दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल उसे अपने पास खींचकर उसे किस करने लगता है। मोक्ष उसे पूरे जुनून के साथ किस किए जा रहा था। सुहानी उसकी किस की स्पीड को मैच नहीं कर पाती, क्योंकि मोक्ष बहुत ही फास्ट होकर उसे किस कर रहा था। मोक्ष की किस वक्त के साथ साथ पैशनेट होती जा रही थी, साथ ही वो मदहोश भी होते जा रहा था। सुहानी को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो मोक्ष के कंधे में हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर मोक्ष उसके होठों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। सुहानी की तो मानो अब हालत खराब
खराब हो गई थी। मोक्ष को जब एहसास हुआ तो उसने सुहानी के होठों को छोड़ दिया। मोक्ष ने जैसे ही सुहानी के होठों को छोड़ा तो सुहानी लंबी-लंबी साँस लेने लगती है, लेकिन अभी सुहानी थोड़ा-सा नॉर्मल हुई होगी कि मोक्ष ने अपने होंठ सुहानी की गर्दन में रख दिए और वो उसकी गर्दन को चूमने लगता है। मोक्ष सुहानी की नाइटी को उसके कंधे से सरका के उसकी कॉलर बोन में किस करने लगता है और साथ ही वहाँ अपने निशान भी छोड़ने लगता है। मोक्ष अपना हाथ सुहानी की नाइटी के अंदर ले जाता है और उसकी कमर में अपने हाथ फिराने लगता है। सुहानी उसके किस और छुअन से बहकने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथों की पकड़ मोक्ष के कंधे में कस दी थी। मोक्ष को जब उसकी पकड़ का एहसास हुआ तो उसकी गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकाल उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगता है। सुहानी भी मोक्ष को मदहोशी से देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को देख नीचे झुकता है और उसे अपनी गोद में उठा के बेड की तरफ ले जाता है। मोक्ष बेड में आकर सुहानी को प्यार से बेड में लिटाता है और फिर खुद उसके ऊपर आकर एक नज़र उसे देखता है। सुहानी उसकी इंटेंस नज़रों को देख अपनी पलकें झुका लेती है। मोक्ष उसकी झुकी पलकों को देख के बोला, लुक एट मी रैबिट। सुहानी उसकी बात सुन अपनी नज़रें उठा उसे देखने लगती है। मोक्ष सुहानी की आंखों में देख के बोला, रैबिट डू यू रियली वांट मी टू मूव ऑन। सुहानी मोक्ष की आंखों में देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। मोक्ष नीचे झुक सुहानी के माथे को चूम लेता है। सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मोक्ष सुहानी की बंद आंखों को देख उन्हें भी बारी बारी चूम लेता है। सुहानी कस के बेडशीट को पकड़ लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मोक्ष फिर आगे बढ़ सुहानी की गालों को भी एक एक करके देखने लगता है। जिस आँखें बंद थी और उसकी साँस तेज़-तेज़ चल रही थी। सुहानी को देख मोक्ष के फेस में एक छोटी-सी स्माइल आ जाती है। उसकी नज़र सुहानी के होठों पर जाती है जो फड़फड़ा रहे थे। मोक्ष की नज़र वहीं टिक जाती है। मोक्ष सुहानी के काँपते होठों को देख उनकी तरफ झुकने लगता है और धीरे से सुहानी के होठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है और उसे प्यार से स्मूश करने लगता है। इस वक़्त मोक्ष की किस में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, तो बस प्यार। सुहानी अपने हाथ मोक्ष के कंधे में रख देती है। उसकी आँखें बंद थी। मोक्ष भी अपनी आंखें बंद कर देता है। करीब 10 मिनट के किस के बाद मोक्ष सुहानी के होठों को छोड़ देता है। फिर एक नज़र उसे देख उसे लेकर पलट जाता है। अब सुहानी मोक्ष के ऊपर थी। उसने उसके सीने में अपने हाथ रखा और हैरानी से उसे देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को अपनी आंखें छोटी कर देखते बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना, गीता की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम उसकी बात सुन रही हो। मोक्ष की बात सुनकर तो सुहानी की आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। वो मोक्ष को देख के बोली, नहीं नहीं गीता, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मोक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात किसने डाली है। सुहानी उसकी बात सुन इधर उधर देख के बोली, किसी ने नहीं, वो मैंने यूट्यूब में देखा था। जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ एक होते हैं, फिर उनका बेबी आता है, इसीलिए मैंने सोचा कि हम भी करीब आएंगे तो हमारा भी क्यूट सा बेबी होगा, बिल्कुल मेरी तरह। मोक्ष उसकी बात सुन उसे हैरानी से देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसने किस बच्चे से शादी कर ली है जिसे ये तक नहीं पता बच्चे आते कैसे हैं। मोक्ष सुहानी को देख खुद में बोला, यहाँ एक बेबी को संभालना मुश्किल हो रहा है और उसे बेबी चाहिए। सुहानी उसकी बात सुनकर बोली, क्या बोला आपने। मोक्ष नहीं में सिर हिला के बोला, नहीं कुछ नहीं, वो मैं ये बोल रहा था रैबिट, तुम अभी 18 की हो तो अभी तुम खुद छोटी बच्ची हो, तो अभी ये फालतू की बातें सोचना बंद करो। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 1 महीने बाद 19 की हो जाऊंगी। आप मुझे अब छोटी बच्ची कहना बंद कीजिए। सुहानी ने मोक्ष के सीने में मारते हुए गुस्से में कहा। मोक्ष अपने सीने को सहलाते हुए धीरे से बोला, हाँ पता है कैसे बड़ी हुई हो, दूसरों की बातों में आ जाओ मेरे पास बेबी मांगने, ऐसे आ रही हो जैसे वो बेबी नहीं कोई चीज़ हो जो मेरे पास आई और मिल गई। सुहानी मोक्ष के खुद में बुदबुदाते देख उसे अपनी आंखें छोटी करते बोली, आप क्या खुद से बातें कर रहे हैं। मोक्ष जल्दी से अपना सिरना में हिला के बोला, कुछ नहीं जाना, चलो सो जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी तो जाना है ना। कॉलेज की बात सुन सुहानी को कॉलेज में मिला लड़का याद आता है, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। मोक्ष सुहानी के चेहरे के बदलते हुए भाव देख बोला, क्या हुआ रैबिट, तुम कॉलेज का नाम सुनकर इतनी परेशान क्यों हो गई। किसी ने कुछ कहा है क्या कॉलेज में। सुहानी मोक्ष की बात सुन होश में आती है और उसकी तरफ देखने लगती है। वो अपने मन में सोचने लगती है, शायद वो मुझे आज गलती से टकरा गए होंगे। वैसे भी वो उस कॉलेज के लग भी नहीं रहे थे और ना वो मुझे रोज़ थोड़ी दिखेंगे, और मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ, इसीलिए हबी को बता के उन्हें परेशान नहीं करती हूँ। मोक्ष सुहानी की सोच में गुम देख उसका चेहरा पकड़ के बोला, क्या हुआ रैबिट, तुम चुप क्यों हो। अब मोक्ष के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। सुहानी मोक्ष की बात सुन जल्दी से अपना सिर में हिला के बोली, नहीं हबी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। मोक्ष ने उसकी आंखों में देखते बोला। सुहानी उसकी बात सुन उसे देख के बोली, कुछ नहीं हबी, वो प्रोफेसर ने असाइनमेंट दिया था ना और मैंने कंप्लीट नहीं किया, बस वो याद आ गया था, इसीलिए थोड़ा परेशान हो गई थी। मोक्ष उसकी बात सुन बोला, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, कल कंप्लीट कर देना, और हाँ फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग मत लगाओ और पढ़ाई में ध्यान दो, समझी। सुहानी अपना सिर मोक्ष के सीने में रखते बोली, ठीक है अब भी। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर देती है। मोक्ष सुहानी के सिर में हाथ फेर रहा था। वो एक नज़र सुहानी को देख ऊपर सीलिंग को देखने लगता है। उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका हाथ बस सुहानी के बालों को सहलाने में लगा था।
इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। कुछ देर ऐसे ही सीलिंग को देखने के बाद मोक्ष भी अपनी आंखें बंद कर देता है। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल में बैठे थे, सिर्फ मोक्ष और सुहानी अभी तक नहीं आए थे। सब लोग उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी स्टेयर से आते हुए उन्हें मोक्ष और सुहानी दिखते हैं। मोक्ष ने सुहानी का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जहाँ मोक्ष ने ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था, तो वहीं सुहानी ने आज ग्रीन कलर का जंप सूट पहना हुआ था और बालों में उसी कलर का हेयर बैंड लगा के बालों को खुले छोड़ा था। सब लोग उन्हें मुस्कुरा के देखने लगते हैं क्योंकि दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। मोक्ष सुहानी का हाथ पकड़ उसे डाइनिंग एरिया में ले आता है और उसे चेयर में बैठा के खुद भी चेयर खींच कर उसमें बैठ जाता है। वो एक नज़र सबको देखता है जो उन्हें ही प्यार से मुस्कुरा के देख रहे थे, लेकिन जैसे ही मोक्ष उसे घूर कर देखता है, सब जल्दी से अपना अपना खाने में फोकस करने लगते हैं। एक मेड सबको खाना सर्व करने लगती है। वो जैसे ही सुहानी के पास आती है और उसे खाना लगाने लगती है, तो मोक्ष उससे अपना हाथ दिखाकर रोक देता है। वो मेड एक नज़र मोक्ष को देख पीछे हो जाती है। मोक्ष एक प्लेट निकाल उसमें अपने लिए और सुहानी के लिए खाना सर्व करने लगता है। फिर सुहानी को अपने हाथों से खिलाने लगता है। घर में सब लोगों को अब इसकी आदत सी हो गई थी। सबको पता था मोक्ष के लिए सुहानी क्या है, लेकिन वो मेड ये देख के एकटक मोक्ष और सुहानी को देखने लगती है। ये मेड इस घर में नई आई थे, इसीलिए उसे नहीं पता था कि मोक्ष सुहानी को खुद खाना खिलाता है। वो मेड एकटक उन दोनों को देखे जा रही थी। किसी का भी ध्यान उस मेड में नहीं जाता। कुछ देर में सबका खाना हो जाता है। मोक्ष सुहानी का मुंह टिश्यू से साफ करके और उसका हाथ पकड़ दरवाजे की तरफ ले जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मासूम मोहब्बत पार्ट 11। फ्लैशबैक 4 साल पहले वाइल्ड डॉन्स क्लब रात 10 बजे क्लब में पार्टी चल रही थी जहां एक 18-19 साल की लड़की का बर्थडे था और वो अपने दोस्तों के साथ इस क्लब में आई हुई थी। उसे डर भी लग रहा था। वो अपने बगल में खड़ी लड़की से बोली, प्रिया देखना यार, यहाँ कितने सारे लोग हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ चलना यहाँ से, हम कहीं और चलते हैं। वो लड़की जिसका नाम प्रिया था उसकी बात सुन खुशी से बोली, कमान यार आरू, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, और तूने खुद कहा था कि हम तुझे यहाँ चलने को बोलेंगे, तू वहाँ आएगी। तभी दूसरी लड़की भी बोली, हाँ आरू, आज तेरा बर्थडे है, इसीलिए आज के दिन तो चलकर यार, तुम कब तक ऐसे सीधी बनकर घूमती रहोगी, वैसे भी अब तुम 18 की हो गई हो। टिया यार, मैं घर में किसी को बता के भी नहीं आई हूँ और अगर मेरे भाइयों को पता चला कि मैं रात को पार्टी करने किसी क्लब में आई थी तो वो मुझे मार डालेंगे। वो लड़की जिसका नाम लिया था वो आरू को देख बोली, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्लब आए हुए थे, तुम चिंता मत करो, अब चलो भी। इतना बोल प्रिया आरू को अंदर की तरफ ले जाती है। आरोही प्रिया जब अंदर पहुंचते हैं तो देखती है वहाँ पहले से पार्टी चल रही थी। प्रिया आरोही को एक साइड ले जाती है और जहाँ पर सारे लड़के लड़कियाँ बैठे हुए, प्रिया आरू को लेके एक चेयर में बैठा देती है और खुद भी बैठ जाती है। टिया आरू को देखी बोले, यार आरू, तू इतना डर क्यों रही है, हम लोग हैं ना तेरे साथ। आरू सिर्फ हमें अपना सिर हिला देती है और चारों तरफ देखने लगती है। टिया सबके लिए कुछ ड्रिंक्स मंगवाती है। कुछ ही देर में उनके ड्रिंक्स आ जाते हैं। आरू ड्रिंक्स को देखती है और टिया को देख के बोली, ये क्या है, कहीं अल्कोहल तो नहीं है ना। टिया जल्दी से नामे अपना सिर हिला देती है, नहीं बेब्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स है, मुझे पता है तुम अल्कोहल नहीं लेती हो, डोंट वरी। उसकी बात सुन आरू उसे पीने लगती है। कुछ देर बाद प्रिया आरू से बोली, चलना बैफ, डांस करने चलते हैं, मज़ा आएगा। आरू उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिर नामे हिला के बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। उसकी बात सुन प्रिया अपना मुंह बना लेती है और उसे देख बोली, तुम सच में बोरिंग हो, आज तुम्हारा बर्थडे है फिर भी तुम एंजॉय भी नहीं कर रही हो यार। आरू, तुम कब तक ऐसे रहोगी। आरू कुछ नहीं कहती, बस सामने डांस फ्लोर में देखती है जहाँ बहुत सारे लड़की लड़के आपस में चिपक चिपक के डांस कर रहे थे, जिसे वो देख घबरा जाती है। प्रिया आरू को घूरती है, फिर टिया से बोली, चल टिया, हम चलते हैं, ये तो ऐसे ही एक जगह में बैठने के लिए यहाँ आई है, लेकिन हम तो एंजॉय करने आए हैं ना, तो हम क्यों इसकी तरह बोरिंग बने। प्रिया की बात सुन टिया जल्दी से प्रिया के साथ डांस फ्लोर की तरफ चली जाती है। उनको जाता देख अब आरोही घबराने लगती है। अकेली वहाँ बैठी थी, उसने अपनी आँखें घुमाई, उसने अपनी नज़रें इधर-उधर घुमाई तो सब लोग उसे ही घूर-घूर के देख रहे थे। आरू अब डरने लगती है। उसके बगल वाली सीट में 2 लड़के बैठे हुए थे जो उसे तब से घूरे जा रहे थे। जब से आरू यहाँ आई थी उनको देख साफ पता चल रहा था उन्होंने ज़्यादा पी रखी थी। आरू उनकी नज़रें खुद पर देख डरने लगती है। वो जल्दी से अपनी चेयर से उठ जाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। वो लड़के उसे वॉशरूम की तरफ जाते देख वो भी उसके पीछे आ जाते हैं। आरो वॉशरूम में जाती है, वो दोनों लड़के इधर-उधर देखते हुए वो भी वॉशरूम की तरफ आ जाते हैं। आरो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आ रही होती है कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। आरो किसी के पकड़ने से डर जाती है, वो सामने देखती है तो उसे सामने एक हैंडसम लड़का दिखता है। आरोही उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है, लेकिन वो लड़का आरोही को घूरे जा रहा था। उसकी आँखों में इस वक़्त गुस्सा साफ दिख रहा था। वो आरोही को कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल पास खींचते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम आई किसके साथ हो यहाँ? आरोही उसकी बात सुन डर जाती है, उसे देखे जा रही थी। ये लड़का कोई